गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितने टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आगे जो जो भी पढ़ाई हम करेंगे उसमें काम आएगा, ठीक है ना। तो गति के नियम को पढ़ने से पहले हमको बल के बारे में जानना आवश्यक है, ठीक है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी गति वस्तु जो है गति कर रही है, मतलब कहीं ना कहीं बल लग रहा है, ठीक है ना, या बल नहीं लग रहा है तो कैसे गति कर रही है। तो हमको बल को जानना पहले आवश्यक है। हम साधारण अनुभव की बात है, यदि किसी ये वस्तु रखी हुई है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान हमको उठाकर ले जाना है, ठीक है ना, तो क्या लगाना पड़ेगा? बल। यदि कोई वस्तु गति कर रही है, उसको रोकना है तो बल लगाना है। कोई वस्तु स्थिर है, उसको गति करवाना है तो बल लगाते हैं, ठीक है ना। या कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे पेड़ या पौधे, उसको हम उखाड़ना चाहते हैं तो भी बल लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। या उसकी स्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम बल लगाते हैं, ठीक है। कोई वस्तु स्थिर है तो गति अवस्था में लाने के लिए बल लगाते हैं, कोई वस्तु गति अवस्था में है तो रोकने के लिए बल लगाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो अब बल की परिभाषा देखते हैं। बल वह बाह्य कारक, एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहाँ ये शब्द क्यों जोड़ा गया है कि परिवर्तन करने का प्रयास करता है? भाई, एक खंभा है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, यदि उसको हम हिलाना चाहें तो हिलता है क्या? नहीं, बहुत मजबूती से वो ज़मीन के साथ गड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो हम उसमें प्रयास करते हैं पर उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था, आकार या आकृति में परिवर्तन कर दे या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। एसआई मात्रक बल का है न्यूटन, संकेत है एन, एन से दर्शाते हैं न्यूटन को। विमीय सूत्र है बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान के लिए m, त्वरण के लिए LT-2 होता है, ठीक है ना। तो विमीय सूत्र MLT-2 सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है जो दिशा पर भी निर्भर करती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम जड़त्व, इनर्शिया। क्या होता है जड़त्व? तो इसमें भी हम लोगों ने अनुभव किया है कि जड़त्व क्या होता है। यदि कोई बॉल जो है लुढ़क रहा है तो वो एक समान वेग से लुढ़कते ही रहता है जब तक कि क्या हो, हम उसको रोके ना। रोकने के लिए बल लगाना पड़ता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु, तो हम कह सकते हैं यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। पर हम देखते हैं कभी कभी कि वो रुक जाती है कुछ दूरी पर जाकर, तो ये घर्षण के कारण होता है। यदि घर्षण नहीं होगा तो जो वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है वो गति ही करती रहेगी, ठीक है ना, जब तक क्या ना लगाया जाए, बाह्य बल नहीं लगाया जाए। और ये कॉपी यहीं पर रखी रहेगी, स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक मैं उसको उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान ना लेके जाऊं। तो वस्तु के इस गुण को, ठीक है ना, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं, ठीक है ना। कई लोग को बोलते हैं ना हम कि जड़ बुद्धि हो, भाई कुछ समझने का प्रयास ही नहीं करते हो, कुछ परिवर्तन करने का प्रयास ही नहीं करते हो, ठीक है ना। जड़ बुद्धि हो मतलब वो कुछ सीखना ही नहीं चाहता या कुछ परिवर्तन ही नहीं करना चाहता। वैसी वस्तुओं में होता है, यदि वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही बने रहेगी जब तक क्या हो, बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है ना, जब तक बाह्य बल न लगाया जाए। तो वस्तु के इस गुण को, प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था में स्वतः ही परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसका जड़त्व कहलाता है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, ठीक है। विराम का जड़त्व देखते हैं तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, विराम का जड़त्व कहलाता है, ठीक है।
यदि बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो वो विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ रहता है। ये कॉपी अपने आप उठेगा क्या? नहीं, ठीक है, अपनी विरामावस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ है। तो इस वस्तु के इस गुण को क्या कहेंगे जी? विराम का जड़त्व कहेंगे। अथवा यदि वस्तु स्थिर है, एक और परिभाषा दे सकते हैं, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये आसान है, ठीक है ना। तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? हम जड़त्व कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जड़त्व को समझने के लिए। मोटर कार को एकाएक चलाने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है, ठीक है ना। कोई कार चल रही है, ठीक है, तो इसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो कमर से लेकर जो पैर तक है वो तो गति अवस्था में आ जाती है, पर जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा हमारा सिर वाला हिस्सा, वो क्या होता है? तुरंत गति में नहीं आता। क्यों नहीं आता भाई? जड़त्व का गुण है, परिवर्तन का जल्दी से परिवर्तन नहीं होता, ठीक है ना। तो जो निचला सिरा है, कमर से नीचे वाला सिरा है, वो गति अवस्था में आ जाता है और ऊपर का सिरा स्थिर अवस्था में ही बना रहता है। तो इस प्रकार से ये जो पैर वाला सिरा है गति में आ गया, वो आगे चला गया और ये स्थिर ही बना रहा जड़त्व के कारण, इसलिए वो पीछे रह जाता है, ठीक है ना। कंबल को छड़ी से पीटने पर धूल के कण झड़ जाते हैं। कैसे झड़ जाते हैं? जब कंबल को पीटते हैं हम तो कंबल क्या हो गया? उस स्थान पर ऐसे नीचे दब जाएगा और धूल के कण वहीं स्थिर बने रहेंगे, तो इसलिए वो झड़ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो कंबल गति अवस्था में आ जाते हैं और धूल के कण स्थिर अवस्था में ही बने रहते हैं, इसलिए धूल के कण झड़ जाते हैं। बंदूक की गोली से खिड़की की कांच में स्पष्ट छेद बन जाता है, ठीक है। कांच चटकता नहीं, किंतु पत्थर मारने से कांच चटक जाता है। जब बंदूक से किसी कांच पर गोली मारेंगे तो वो एक छोटा सा गोला बनाता है, छेद जितना गोली का आकार रहेगा छेदेगा और बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है? तो भाई जड़त्व के कारण ये कांच जो है, सारी चीज़ें जड़त्व के कारण स्थिर ही बनी रहती है। केवल जो गोली का पोर्शन, जहाँ गोली लगा वही भाग जड़त्व के कारण गति में आ जाता है और गोली जो है आगे निकल जाती है, ठीक है। और कांच नहीं चटकता क्योंकि ये जो है विरामावस्था में ही रहना चाहता है कांच, ठीक है ना। किंतु पत्थर मारने से क्या होगा? अब पत्थर मारने से बहुत सारी जगह जो है चटक जाते हैं। क्यों चटक जाते हैं? क्योंकि उस कांच के बहुत सारे जो भाग है वो गति अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। और अलग अलग गति होती है। ये जो यहाँ पर पत्थर मारेंगे तो इसके पास वाला सिरा जो है उसकी गति ज़्यादा होगी और दूर जाते जाते क्या होगा? उसकी गति कम होती जाएगी, मतलब कांच क्या होगा जी? चटक जाएगा। और परंतु गोली मारने पर क्या होता है? केवल इतना हिस्सा ही गति में आ पाता है और बाकी जो है जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बना रहता है। इसलिए जो है कांच में गोल छेद होती है गोली मारने पर और पत्थर मारने पर चटक जाते हैं, ठीक है। जड़त्व का, गति का जड़त्व देखते हैं। अब विराम का जड़त्व समझ में आ गया हमको। एक और एग्जाम्पल है, यदि कोई पेड़ है उस पर फल लगा हुआ है, ठीक है ना। यदि पेड़ को हम हिलाएंगे तो पेड़ जो है गति अवस्था में आ गया, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा, परंतु ये जो फल है वो जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही रहना चाहता है, ठीक है ना। तो फल यहीं पर स्थिर रहा, पेड़ आगे बढ़ गया। तो इस प्रकार से इसमें ये जो है पेड़ है ये और ये फल है, ठीक है ना। तो ये पेड़ आगे बढ़ गया और फल यहीं पे ही रह गया, तो फल इसलिए टूट जाता है, ठीक है ना। क्या होता है? टूट जाता है। देखो इसमें बल लगेगा कि नहीं? ये आगे चला गया, शाखा जो है आगे चला गया और फल जो है यहीं पर स्थिर रहा, तो ये आगे चला गया मतलब टूट जाएगा, इसलिए जो है फल टूट जाते हैं, ठीक है ना। गति का जड़त्व देखते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह बाह्य बल की अनुपस्थिति में अपनी गति अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, गति का जड़त्व कहलाती है, ठीक है ना।
अथवा साधारण सी परिभाषा है, सरल परिभाषा, यदि कोई वस्तु चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी, जैसे इस बॉल है ये इस दिशा में चल रही है तो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? गति का जड़त्व कहते हैं। ठीक है ना। बॉल में हमेशा ये याद रखना कि ज़मीन में घर्षण बल लगता है इसलिए रुक जाता है, यदि घर्षण बल नहीं लगेगा तो वो लगातार लुढ़कती ही रहेगी। ठीक है ना, परंतु ऐसा संभव नहीं है कि घर्षण ना लगे। एग्जाम्पल देखते हैं। चलती बस में एकाएक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाती हैं। तो देखिए, जब बस चलती है तो ये व्यक्ति बैठा है तो कमर तक का सिरा जो है बस से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, कमर से नीचे तक का सिरा पैर तक का वो क्या है? बस से जुड़ा हुआ है, तो गति में ही रहता है। परंतु जो ऊपरी सिरा है वो विरामावस्था में रहता है। ठीक है, तो जब बस रुकती है तो जो कमर तक का हिस्सा है तुरंत जो है विरामावस्था में आ जाता है, परंतु ऊपर वाला सिरा जो है गति अवस्था में ही रहता है, वो आगे चला जाता है, इसलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है ना, इसलिए हम क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। लंबी कूद के खिलाड़ी कुछ दूर से दौड़कर आते हैं। ठीक है ना, इसमें भी गति का जड़त्व है। जब दौड़ते हैं तो हमारा शरीर कौन सी अवस्था में रहता है? गति अवस्था में, और कूदते हैं तो वो गति अवस्था में ही बना रहता है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा दूर कूद पाते हैं हम। ठीक है ना, खड़े खड़े कूदेंगे तो भाई विराम में है तो थोड़ी दूर ही कूद पाएंगे, परंतु यदि हम दौड़ के कूदें, यहाँ से कुछ दूरी दौड़े और कूदे तो दौड़ने से हमारा शरीर गति अवस्था में आ गया, कूदे तो गति अवस्था के कारण थोड़ा और दूर चला जाएगा हमारा शरीर। ठीक है ना, वो गति अवस्था में ही रहना चाहता है क्योंकि गति का जड़त्व है भाई। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये जड़त्व के नियम का ही रूप है। देखते हैं कैसे। उन्होंने ये नियम दिया है कि जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, जो वस्तु गतिशील है वो उसी वेग से उसी दिशा में तब तक चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, तो ये जड़त्व की परिभाषा में हम लोगों ने देखा है। देखो, इसका पहला जो हिस्सा है, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, वो विराम के जड़त्व को प्रदर्शित कर रहा है, और जो गति में है वो गति में ही रहेगी, वो गति के जड़त्व को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है ना, तो दोनों जड़त्वों को मिला के, विराम और गति के जड़त्व को मिलाकर बना है न्यूटन का प्रथम नियम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये गति का प्रथम नियम जो है बल की गुणात्मक परिभाषा भी बतलाता है। कैसे? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यही कहा गया है ना, जब तक बाह्य बल न लगाया जाए, मतलब बल लगाएंगे तो स्थिर अवस्था भी परिवर्तन होगा और गति अवस्था भी परिवर्तन होगा। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये क्या है जी? बल की परिभाषा है। बल ना लगाया जाए तो स्थिर ही रहेगी और गति में ही रहेगी, पर बल लगाएंगे तो गति में भी परिवर्तन होगा और स्थिर अवस्था में भी परिवर्तन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बल की परिभाषा क्या देख सकते हैं? वस्तु जो है विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन कर देता है, बल वह बाह्य कारक है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब देखते हैं संवेग। संवेग क्या चीज़ है भाई? मोमेंटम। देखते हैं। इसमें कहा गया है कि संवेग किसी गतिमान वस्तु की कुल गति की कुल मात्रा की माप है। कोई वस्तु कितना गति करेगा, ठीक है, कितनी मात्रा में गति करेगा, उसकी माप कैसे कर सकते हैं? तो संवेग की सहायता से। कैसे? देखते हैं। मैंने एक भारी वस्तु लिया है और एक हल्की वस्तु ली है। ठीक है, तो इसको गति में लाना है तो ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, इसको गति में लाना है तो कम बल लगाना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए, बड़ा पत्थर आ रहा है उसको रोकने के लिए अधिक बल लगाना पड़ेगा, छोटा पत्थर लुढ़कते हुए आ रहा है तो कम बल लगाना पड़ेगा। यदि दोनों पर समान बल लगाएं, इसमें भी
5 न्यूटन का बल, इसमें भी 5 न्यूटन का बल। तो ये ज़्यादा तेज़ी से चलेगा कि कम तेज़ी से? कम तेज़ी से चलेगा, कम चाल से चलने लगेगा। और ये 5 न्यूटन बल लगा दिए तो ज़्यादा वेग से दौड़ने लगेगा या चलने लगेगा, ठीक है, अधिक चाल से चलने लगेगा। यदि दोनों जो है समान चाल से लुढ़कते हुए आ रहे हैं, हमारे पास बड़ा पत्थर भी और छोटा पत्थर भी, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से लुढ़कते हुए आ रहे हैं, 1 सेकंड में 2 मीटर, ठीक है, तो किसको रोकने में हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा? तो इसको रोकने में भाई भारी वस्तु को रोकने में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, हल्की वस्तु को रोकने में कम बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु की गति जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है और वेग पर निर्भर कर रही है, ठीक है। किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रही है? द्रव्यमान और वेग पर। तो संवेग की परिभाषा हम कैसे दे सकते हैं? तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m और वेग v हो तो वेक्टर p, वेग संवेग सदिश राशि है, वेक्टर p इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर v, ठीक है। या परिमाणात्मक रूप में लिखना चाहे, परिमाणात्मक रूप में क्या होगा? वेक्टर हटा दीजिए, p इज इक्वल टू m इंटू वी होगा। इसका विमीय सूत्र आसानी से निकाल सकते हैं। द्रव्यमान के लिए m, वेग के लिए LT-1, ठीक है। मात्रक भी द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड, ठीक। आसान है विमीय सूत्र और मात्रक निकालना, ठीक है। अब संवेग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रूफ करने के लिए, देखते हैं कैसे प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रही है, वेग समान है बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, ठीक है। भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है बोल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग मान लेते हैं, माना कि भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M, अधिक ले लेते हैं तो कैपिटल से दर्शा दिए। हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, ठीक है ना, छोटा है, कम द्रव्यमान होगा इसलिए स्मॉल से दर्शा दिए, ठीक है। यदि दोनों समान चाल से चल रही है बोल रहे हैं तो v से गतिशील हो तो, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो भारी वस्तु का संवेग, भारी वस्तु का द्रव्यमान m, वेग है v। हल्की वस्तु का संवेग क्या होगा? P2 बराबर m इंटू वी, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यदि समीकरण 1 को 2 से भाग देंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो P1 बटे P2 बराबर mv अपॉन mv। यहाँ वेग समान है ना, इसलिए दोनों जगह वेग v ही है, द्रव्यमान अलग अलग है। तो यहाँ से देखते हैं v से v कैंसिल हो गया, क्या आ गया? कैपिटल M अपॉन स्मॉल m। इन दोनों मानों में से कौन सा ज़्यादा होगा? अधिक द्रव्यमान वाला ज़्यादा होगा, ठीक है ना, और कम द्रव्यमान वाला कम होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल M इज़ ग्रेटर देन स्मॉल m, देयरफॉर क्या होगा? ये बड़ा है तो ये राशि, ऊपर वाली राशि भी बड़ी होगी, देयरफॉर P1 इज़ ग्रेटर देन P2। तो हम कह सकते हैं कि भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ठीक है। संवेग से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं का संवेग समान है बोल रहे हैं आप यहाँ, ठीक है, तब हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होता है, ठीक है, ऐसा कहा गया है। तो प्रूफ करते हैं हम। तो माना भारी वस्तु का द्रव्यमान कैपिटल M तथा वेग कैपिटल V है। अब यहाँ ये नहीं कहा गया कि दोनों के वेग समान है, इसलिए वेग को भी अलग अलग लेंगे। तो भारी वस्तु के लिए कैपिटल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, तो द्रव्यमान m और वेग कैपिटल V, और हल्की वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग क्या होगा? स्मॉल v है। जबकि दोनों क्या हो? दोनों का संवेग समान है। दोनों का संवेग मतलब इसका संवेग द्रव्यमान गुणित वेग बराबर द्रव्यमान गुणित वेग, इसके लिए भी ये
भारी वस्तु का संवेग, भारी वस्तु का संवेग बराबर हल्की वस्तु का संवेग, हल्की वस्तु का संवेग बराबर हो गए। तो यहाँ पक्षांतर करते हैं, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान m/m इज इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हम जानते हैं द्रव्यमान इसका अधिक होगा भारी वस्तु का, तो ऊपर वाला ये वेग बड़ा होगा, जो ऊपर में यहाँ बड़ा है यहाँ भी होगा, तो ये बड़ा हो गया इससे। तो हम कह सकते हैं कि हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा भारी वस्तु के वेग से। ठीक है, बहुत ही आसान है।